प्रिय विद्यार्थियों, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के भूगोल विभाग से मैं डॉक्टर आलोक जैन आप सभी का महाविद्यालय के इस YouTube चैनल पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। छात्रों, पिछले कुछ वीडियो में हमने भारत का भूगोल का परिचय, उसका अन्य एशियाई देशों के संदर्भ में स्थिति और विविधता में एकता आदि टॉपिक पढ़े थे। आज के इस वीडियो में हम भूवैज्ञानिक संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है और इसके अंतर्गत हम किन तत्वों को शामिल करते हैं, इन सारे पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या भूवैज्ञानिक संरचना। छात्रों, एक बात आप ध्यान रखें, वीडियो बहुत लंबे ना हो जाए इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आपको डाउनलोड करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। पहले पार्ट में हम भूवैज्ञानिक संरचना और उससे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं और महत्व पर बात करेंगे। भौगोलिक अध्ययन में भूवैज्ञानिक संरचना अर्थात भूतत्विक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान है और इस भूतत्विक या भूवैज्ञानिक संरचना में हम उस स्थान विशेष के चट्टानी स्वरूप को सम्मिलित करते हैं और इन्हीं चट्टानी स्वरूप का विशेष महत्व के संदर्भ में हम इसका अध्ययन करते हैं। इन्हीं चट्टानी संरचनाओं से उन चट्टानों की उपयोगिता का ज्ञान होता है, अर्थात किस क्षेत्र में किस युग या काल की चट्टानें पाई जाती हैं और वे किस तरह से उपयोगी हैं, वे उसके स्वरूप पर निर्भर करती हैं। जैसे मिट्टियाँ, खनिज या तेल आदि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उन पर इन चट्टानी संरचनाओं का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। मिट्टी, खनिज आदि सभी की संरचना इन चट्टानों पर निर्भर करती है। किस तरह की ये चट्टानें, उसके आधार पर ही हमें मिट्टी या खनिज की प्राप्ति होती है। तलछट के जमाव से जो परतदार भूमि होती है वहाँ हमें उपजाऊ मिट्टी मिलती है और ऐसी मिट्टी कृषि हेतु उपयोगी होती है, उत्तम होती है। हिमालय की तलछट चट्टानों को काटकर जब नदियाँ ऊंचाई से बहते हुए मैदानों की ओर बहती हैं या प्रवेश करती हैं तो अपने साथ भारी मात्रा में मलबा बहा कर लाती हैं और उन्हीं चट्टानी चूर्णों को मैदानी भागों में बिछाती है, जमाती है और इसी तरीके से इन्होंने उपजाऊ मैदानों का निर्माण किया है। दक्षिण के पठारी भागों में जो प्राचीन आर्कियन चट्टानें हैं, जो कठोर छेल हैं, वे खनिजों की दृष्टि से सबसे उत्तम मानी जाती हैं। यहाँ खनिजों के भंडार मिलते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग युगों की चट्टानें अलग अलग विशेषताएं दर्शाती हैं। कार्बोनिफेरस युग में जो चट्टानें बनी हैं वे कोयले की दृष्टि से उपयोगी हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में सागरीय निक्षेपों से चट्टानों में जीवों के अवशेषों के दबने से खनिज तेल के भंडार भी प्राप्त हुए हैं। तो चट्टानें जो कार्बोनिफेरस युग की हैं वो कोयले की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। उद्योगों के विकास में लोहा, कोयला, खनिज तेल आदि महत्वपूर्ण आधार होते हैं और कृषि की दृष्टि से मिट्टी मुख्य आधार होती है और इन दोनों का ही जो मेन सोर्स है, मुख्य स्रोत है, वो चट्टानें या भूवैज्ञानिक संरचना है। इसलिए इनका अध्ययन, इनका विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। इन चट्टानों की संरचना का प्रभाव मिट्टियों, खनिजों, वनस्पति आदि कई संसाधनों पर पड़ता है। कृषि, उद्योग और आर्थिक विकास भी परोक्ष रूप में चट्टानों की संरचना पर निर्भर करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो खनन कार्य हो, चाहे उद्योग हो या परिवहन सेवाएं हो, इन सभी पर इन चट्टानी संरचनाओं का प्रभाव पड़ता है। इनके साथ साथ हम पृथ्वी पर
जितने भी कार्य करते हैं वो सभी कार्य प्रकृति के सहयोग से किए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से किए जाते हैं। और इसीलिए जितना भी संस्कृति का विकास होता है वो इसी चट्टानी संरचना पर निर्भर करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आर्थिक और सांस्कृतिक विकास इन्हीं चट्टानी स्वरूपों पर निर्भर करता है। अवसादी शैलें जो अवसादों से निर्मित हैं, कृषि की दृष्टि से उपयोगी होती हैं। और आग्नेय जो प्राचीन और पूर्व की बनी चट्टानें हैं, कायांतरित चट्टानें जो परिवर्तित चट्टानें हैं, ये खनिज की दृष्टि से महत्व रखती हैं। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ इस तरह की चट्टानें उपलब्ध हैं वहाँ खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। इस प्रकार भूवैज्ञानिक संरचना या भूतत्विक संरचना के अंतर्गत हम उस क्षेत्र विशेष की चट्टानों को सम्मिलित करते हैं और इन्हीं का अध्ययन इसमें किया जाता है, जो कि अपने आप में महत्व रखता है। चट्टानी संरचना या भूवैज्ञानिक संरचना के महत्व के साथ साथ हम कुछ भूवैज्ञानिक परिभाषाओं को भी समझने का प्रयास करें जो इसके अंतर्गत काम में ली जाती हैं। जैसे पहले हम देखते हैं भूविज्ञान। ये क्या होता है? भूविज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी की परपटी का अध्ययन करते हैं। जो पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत है उसका अध्ययन इस भूविज्ञान में किया जाता है और इसी ऊपरी परत में कई महत्वपूर्ण खनिज या आर्थिक संसाधन उपलब्ध होते हैं। ऐतिहासिक भूविज्ञान से तात्पर्य है पृथ्वी के इतिहास का वर्णन। और कौन से इतिहास का वर्णन? जिसमें भूपरपटी के विकास के प्रतिरूप सम्मिलित हैं। तो इन विकास प्रतिरूपों का वर्णन भी इसमें किया जाता है। फिर आता है महाकल्प और कल्प। महाकल्प समय का प्राथमिक अंतराल है और कल्प समय का द्वितीयक अंतराल कहलाता है। इसी तरह से शैल संघ और शैल समूह। शैल संघ मतलब चट्टानों का संघ और शैल समूह चट्टानी समूह। जो चट्टानें महाकल्प काल में बनी हैं वे शैल संघ कहलाती हैं और जिनका निर्माण कल्प काल में हुआ वे शैल समूह के नाम से जानी जाती हैं। तो ये कुछ पारिभाषिक शब्द थे जिनका अर्थ हमने समझा। अब हम बात करते हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री, भूगर्भिक इतिहास, अर्थात इसमें हम भारत के भूगर्भिक इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। भारत की भूवैज्ञानिक संरचना का इतिहास करोड़ों वर्ष प्राचीन है और इसे अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है और ये भाग समूह या ग्रुप कहलाते हैं। तो जो भी हमारा प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचना का इतिहास है उन्हें हम 4 अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ेंगे। जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण बड़ा भाग है उसे हम समूह या ग्रुप कहते हैं। समूह का उपभाग उपसमूह कहलाता है। इसके बाद समुदाय आता है और समुदाय के बाद उपसमुदाय आता है। ये ऐतिहासिक अलग अलग भाग हैं जिन्हें अलग अलग कालों के अनुसार अलग अलग नामों से जाना गया है, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। इन सब समूह से संबंधित जो काल हैं इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें 4 आप नाम बता सकते हैं: कल्प, युग, शाक और काल। देखिए मैं आपको एक बार फिर से चार्ट बता देता हूँ। सबसे पहला भाग है हमारा ग्रुप या समूह और इस ग्रुप से संबंधित काल को हम कल्प कहते हैं। समूह का उपविभाग कहलाता है उपसमूह, जिसे हम सिस्टम या क्रम कहते हैं और इससे संबंधित काल को हम एपोच या युग कहेंगे। इसके बाद तीसरा भाग आता है समुदाय या सीरीज और इससे संबंधित जो काल है वो पीरियड या शाक कहलाता है और सबसे अंत में उपसमुदाय आता है जिसे हम काल के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये सभी हमारे जियोलॉजिकल हिस्ट्री के अलग अलग भाग हैं।
भारत के भूगर्भिक इतिहास में सबसे प्राचीन चट्टानों से लेकर सबसे नवीन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं, जो एक बहुत बड़ी विशेषता है और ये दर्शाता है कि भारत कितना विशाल है। यहाँ प्राचीनतम आर्कियन चट्टानें, प्री कैम्ब्रियन युग और नवीनतम क्वाटरनरी युग की चट्टानें मिलती हैं। अर्थात अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग युगों में बनी चट्टानों का वितरण मिलता है। भारत को भूतत्विक विशेषताओं ने 3 विशाल और स्पष्ट भागों में विभक्त किया है। अभी हमने जो अलग अलग विशेषताएं देखी हैं, जो अलग अलग युगों में चट्टानें बनी हैं, उन अलग अलग युगों की चट्टानों ने भारत को अलग अलग भौतिक प्रदेशों में विभक्त करने में सहायता दी है। और इन तीनों अलग अलग काल की चट्टानों ने 3 प्रमुख भौतिक विभाग प्रदान किए, जिसमें पहला प्रायद्वीपीय भारत, दूसरा हिमालय पर्वतीय प्रदेश और तीसरा उपजाऊ मैदानी भाग। प्रायद्वीपीय भारत जो दक्षिण का पठारी प्रदेश है, जो तीनों ओर दक्षिण में सागर से घिरा हुआ भाग, इसलिए प्रायद्वीप कहते हैं। यहाँ पर प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं और ये जो प्राचीनतम चट्टानें हैं ये खनिजों की दृष्टि से महत्व रखती हैं। दूसरा भाग है हिमालय पर्वत श्रेणियाँ, जो नवीन वलित पर्वत श्रेणियाँ कहलाती हैं। ये ऐसा भाग है जो पठारी भागों की तुलना में नवीन चट्टानें रखता है और इनका निर्माण समुद्र की तलछट से हुआ है। समुद्र की तलछट में लगातार जब जमाव होता गया तो उसमें वलन या मोड़ पड़े और उस मोड़ के कारण पर्वतों की उत्पत्ति हुई। इसी भाग में समुद्री जीवों के अवशेष दबते रहे और निरंतर ये प्रक्रिया होते रहने से खनिज तेलों के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है हमारा मैदानी भाग। इन मैदानों का निर्माण उच्च या उत्तरी पर्वत श्रेणियों के निर्माण के बाद हुआ है। ये ऐसे मैदान हैं जो हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बने हैं। उच्च हिमालय पर्वतों से जब नदियाँ निकलती हैं तो वे पहाड़ों को काट कर उनको अपरदन करते हुए अपने साथ सामग्री बहाकर लाती हैं और जैसे ही पहाड़ों से मैदानों की ओर उतरती हैं, जब उनका ढाल कम हो जाता है तो फिर वो आगे मलबा बहाने में असमर्थ हो जाती हैं और फिर अपने साथ लाए गए सामग्री को वो उन मैदानों में जमाती रहती हैं। तो इस तरह से यहाँ के उपजाऊ मैदान निर्मित हुए। इसीलिए भारत के इन 3 मुख्य प्रदेशों का निर्माण क्रमशः माना जाता है, जिसमें सबसे पहला हमारा कौन सा हो गया, पठारी भाग, फिर होगा पर्वतीय प्रदेश और फिर तीसरा हो गया मैदानी भाग। तो छात्रों, ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की सामान्य जानकारी थी। अगले वीडियो में हम भारत की शैल संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की शैल संरचना किस प्रकार की है और उसको कितने समूहों में या उपसमूहों में विभाजित किया गया है और भारत के किन किन प्रदेशों में, किन किन भागों में किस किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं और उस चट्टानी संरचना के आधार पर भारत के अलग अलग भागों में क्या उपयोगिता नज़र आती है। कौन से भाग उपजाऊ मैदान हैं, कौन से भाग खनिजों की दृष्टि से या खनिज तेल की दृष्टि से उपयोगी हैं, इन सभी पर हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।